हेलो बच्चा लोग, आज से ये न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स। इसमें हम लोग टोटली बोर्ड फोकस्ड रहेंगे। थोड़ा बहुत जहां जहां पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि टॉपिक को समझने के लिए बेहद जरूरी है समझना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू सा चैप्टर, नया सा चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर लाइट। ठीक है, अब लाइट भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग लाइट के बारे में जान ले कि लाइट है क्या। तो बेसिकली यह सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपको एबल बनाता है, जो हम सबको एबल बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब बात यह आती है कि आखिर लाइट से ऑब्जेक्ट दिखाई देता कैसे है। तो देखिए सिंपल सी बात है, लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से निकलता है। अगर वह ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट है तो ऑब्जेक्ट से निकलता है और हम लोग उसको देख पाते हैं। वो लाइट हमारे आंख में जाता है और आंख में उसका आंख के द्वारा इमेज बनता है और हम लोग उसको विजुअलाइज कर पाते हैं। अब ये इमेज कैसे बनता है, किस कंडीशन में बनता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। एक अलग से सेपरेट टॉपिक ही पढ़ना है आपको, ह्यूमन आई, उसमें देखेंगे, बट फिलहाल इतना समझते हैं। तो जो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट ऑलरेडी निकल रहा है, खुद का लाइट है, उसको तो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया या और कोई चीज़ हो गया, स्टार्स हो गए, तो उनका खुद का लाइट है इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिनका खुद का लाइट नहीं है, जो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस नहीं है, तो उनको हम कैसे देख पा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस नहीं है, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जिनका खुद का लाइट नहीं है, जैसे ये बोर्ड हो गया है ना, ये मार्कर हो गया, ये शर्ट हो गया। ठीक है, आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी लाइट का खेल है। ये पूरा खेल जो है वो लाइट का है। लाइट हम पर पड़ रहा है, ये इस बोर्ड पे पड़ रहा है, यह इस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। वह रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंख में जा रहा है और इसका इमेज बन रहा है। अगर हम यहाँ पे लाइट को ऑफ कर दें तो ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हम भी दिखाई नहीं देंगे। तो ये सारा खेल किसका है, ये सारा गेम किसका है, लाइट का है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बचपन से आप लोग जानते भी होंगे, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, ये बात है, ये बात है बच्चे। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आई, ठीक है, बात हम लोग नेक्स्ट करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। नेचर ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं, तो जानते हो इसका नेचर क्या है, ये है धोखेबाज। ठीक है, ये क्या है, धोखेबाज। ठीक है, तो ये क्या है, लाइट क्या है, धोखेबाज। इसका नेचर कैसा है, धोखेबाज है। हम लोग नहीं बोलते कि उसका नेचर बहुत खराब है, धोखेबाज किस्म का इंसान है वो। ठीक है या फिर और थोड़ा सा यहाँ से स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करो तो तुम लोग के नजरों में ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है ठीक है, तो ये क्या है, धोखेबाज है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप लोग के टर्म में थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाएगा। तो चलो समझो, देखो कैसे है धोखेबाज या बेवफा। लाइट का कुछ फेनोमेना जो एक बहुत लंबे टाइम तक या डिबेट का विषय रहा है। लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हालांकि एक स्टोरी टाइप का है, सुनाते तो अच्छा लगता। ठीक है, बट फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा ये हो जाएगा। अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा सुनने में वो स्टोरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं स्टोरी का एक अलग वीडियो बना करके, और 5 मिनट का होगा वो मैं डाल दूंगा। तो लंबे टाइम तक एक डिबेट का विषय रहा कि लाइट आखिर है क्या, वह पार्टिकल नेचर का है या फिर वेव नेचर का है। पार्टिकल नेचर कहने का मतलब कि जैसे और पार्टिकल्स होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उस तरह से है, या फिर समथिंग एल्स है, मतलब वेव नेचर का है। ठीक है, तो एक लंबे टाइम तक डिबेट का विषय रहा और अलग अलग साइंटिस्ट जो उस टाइम के प्रेजेंट साइंटिस्ट थे उनका अलग अलग मत था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट रहा था काफी लंबे समय तक। तो खैर, बट अल्टीमेटली
देखा ये गया कि लाइट के कुछ फिनोमेनन्स थे जो लाइट को अगर हम वेव नेचर मान करके चल रहे थे तब एक्सप्लेन हो रहा था, है ना। जैसे कि लाइट का इंटरफेरेंस हो गया, तो ये सब आगे की बात है। तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और उसका ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो उसको समझने के लिए लाइट को जब हम वेव मानेंगे कि लाइट एक वेव है, तभी जाकर के वो सेटिस्फाई हो रहा था, तभी जाकर के वो फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा था। और कुछ फिनोमेना ऐसे थे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको अगर हम लाइट को वेव मान करके एक्सप्लेन करेंगे तो किसी जिंदगी में एक्सप्लेन ही नहीं होगा, तो उसके लिए लाइट को पार्टिकल नेचर मानना पड़ा। तो फिर यहां से जो दोनों पक्ष था साइंटिस्ट लोगों का, कंक्लूड किया, आपस में समझाता कि भाई मेरे, न तुम गलत न हम गलत। तो हम लोग मिलजुल करके एक रास्ता निकालते हैं कि लाइट जो है भाई वो डुअल नेचर का है। तो लाइट जो है, लाइट इज ऑफ डुअल नेचर। डुअल नेचर कहने का मतलब बच्चों दो नेचर है इसका। some phenomenon of light is explained by wave nature, या considering light as a wave, or some phenomenon of light is explained by particle nature। ठीक है, तो ये बात है। तो लाइट के कितने नेचर भाई? लाइट डुअल नेचर का, इसीलिए बताया कि लाइट का धोखेबाज, ठीक है, उसका दो रूप है, ठीक है। तो समटाइम इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एंड समटाइम इट्स बिहेव लाइक वेव। कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। क्लियर बात है? चलिए नोट करेंगे, यहां तक पहुंच करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो भाई, तो नेचर की बात हो गई, नेचर तो पहचान लिए, ठीक है, कि धोखेबाज है। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है। लाइट का प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। नेचर और प्रॉपर्टीज में अंतर है भाई, ठीक है, नेचर और प्रॉपर्टीज में अंतर है। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया और नेचर कहने का मतलब उसका बिहेवियर हो गया। क्लियर बात है? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो नंबर 1, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं है। यह वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, यह बिल्कुल खाली, जहां पर एयर भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, वहां भी ट्रेवल कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। सनलाइट क्या है? सन से निकल करके अर्थ तक पहुंच रहा है, हम लोग तक पहुंच रहा है, और रास्ते में कई बार ऐसा हुआ, ठीक है। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसका एक लिमिटेड रेंज है, एक लिमिटेड हाइट तक ही है, ठीक है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो रास्ते में वैक्यूम भी है, बट उससे भी गुजर करके और लाइट हम तक पहुंच रहा है। इसका मतलब कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं है, काफी है ये, ठीक है। तो पहली बात तो ये, चलिए लिख देंगे कि बार लास्ट में। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि लाइट का जो स्पीड है ना, लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में, वो इतना है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। अपना मोबाइल नंबर नहीं बता रहे हम, ठीक है, ये इतना मीटर पर सेकेंड है। इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है। और इतना ज्यादा या इससे ज्यादा अब तक के साइंटिस्ट के अनुसार, अब तक का जो रिसर्च है उसके अनुसार, इतना स्पीड या इससे ज्यादा स्पीड और किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं होता। ये बहुत ज्यादा स्पीड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पीड है, इससे ज्यादा और किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं होता है, ठीक है। तीसरी बात ये कि लाइट जो है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में चलता है, हमेशा इसी एक सीधी रेखा में चलेगा लाइट, ठीक है, तब तक जब तक कि उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए या फिर मीडियम सेपरेट ना हो। मतलब अभी सपोज कर लो एयर में चल रहा है, एयर के बाद फिर सपोज कर लो वाटर में चला गया, ठीक है। तो मीडियम के चेंज होने पर वह मतलब बेंड करता है, लेकिन अगर हम लोग एक मीडियम की बात करें और रास्ते में कोई रुकावट नहीं आए, तो तब तक लाइट जो है एकदम सीधी रेखा में चलता है, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्लियर बात है? आइन समझ में? सबसे पहला क्या कि लाइट को चलने के लिए, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं। दूसरी बात क्या? लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में इतना है,
299,792,458 मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। और इतना ज्यादा स्पीड किसी और ऑब्जेक्ट का नहीं होता, ठीक है। और तीसरी बात, लाइट जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लाइट जो है वह हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। इस फेनोमेना को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्लियर बात है? तो चलिए इन चीजों को हम लोग लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। ओके, पॉज कर लेते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना। चलो बच्चों, वो तीनों बातें जो हमने आपको बताई और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग जल्दी से पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले, लाइट डजंट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। दूसरी बात, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम, इट इज 792 हो गया, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नो एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव मोर देन दिस स्पीड, कोई भी और ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ अंटिल इट फॉल्स ऑन एनी ऑब्स्टेकल, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है अंटिल, जब तक कि वह कोई ऑब्स्टेकल से न टकरा जाए। मतलब अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल कहने का मतलब जहां से लाइट टकरा करके रास्ता बदल रहे है ना, कोई बाधा हो वहां पे, ऑब्स्टेकल हो, कोई डिस्टरबेंस हो, है ना, या फिर मीडियम चेंज हो जाए। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। पॉज करके आप लोग नोट करेंगे जल्दी से। चलो, एक बात मन में आ रही होगी कि लाइट, ठीक है, हमें देखने में एबल तो बनाता है, हम लोग देख पाते हैं, लेकिन लाइट अगर वेव है तो उसका तो अपना एक वेवलेंथ का एक रेंज होगा, फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होगा। तो आखिर जिस तरह से साउंड में आपने पढ़ा होगा कि कौन सा साउंड ऑडिबल है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को आप सुन सकते हैं। तो लाइट के केस में क्या है, कौन सा वेवलेंथ वाला लाइट जो है वो हमें विजिबल बनाता है, देखने के लिए एबल हमें करता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो लाइट हमें एबल बनाता है देखने के लिए, वो उस लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, मतलब 10,000 पार्ट्स ऑफ सेंटीमीटर, उससे भी कम होगा, ठीक है। तो लाइट which make us able to see has very short wavelength of about 10,000 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर, है ना। कहने का मतलब 1/10,000 ऑफ अ सेंटीमीटर, ठीक है। इतना छोटा वेवलेंथ होता है उसका, ठीक है। आप इससे भी छोटा कह सकते हैं ठीक है। तो ये बात है, चलिए नोट करेंगे। आगे आगे बात आती है रे की, ठीक है। रे क्या है? ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है जो आपने ऑब्वियसली जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रे क्या होगा? अ स्ट्रेट लाइन पाथ में, अभी हमने बताया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा, लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा। तो वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, जिससे लाइट ट्रेवल कर रहा है, जिससे लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज रे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ, द स्ट्रेट लाइन पाथ through which light propagates or light energy is being transferred, या फिर जैसे लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, उस सीधी रेखा को, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रे बोलेंगे। इज कॉल्ड रे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से एक तरफ एरो रहेगा, है ना, एक तरफ एरो रहेगा, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ एरो रहेगा। और ये एरो क्या इंडिकेट करेगा? एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना।
एरो क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। थोड़ा सा लगता है ज्यादा लपेट के लिख दे रहे हैं ना, ठीक, आगे से नहीं लिखेगा, ठीक, भूल चुक माफ, ठीक है। तो एरो क्या इंडिकेट करेगा भाई? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इधर एरो इंडिकेट करने का मतलब है कि लाइट जो है वो इधर प्रोपगेट कर रहा है, लाइट जो है वो इधर बढ़ रहा है। कंफर्म बात आएंगे समझ में? चलिए नोट कीजिए इसको। देखो बच्चे, अब रे की बात आ ही गई है, तो अगर बीम की बात नहीं करेंगे तो बीम जो है वो रुस जाएगा, ठीक है। तो रे की बात आ गई, उनका लटक गया जी। रे की बात आ गई है तो बीम की भी बात कर लेते हैं। अंदर चल गया, से क्या कर रहा है रुसलाई से। हाँ चलिए, तो हम लोग बीम की बात कर लेते हैं बच्चों। तो बीम बेसिकली क्या है? बीम जो है ये है कलेक्शन ऑफ रेज, है ना। कलेक्शन ऑफ रेज को हम लोग क्या कहेंगे? बीम कहेंगे। अब चलिए, बहुत ज्यादा इसमें थकना नहीं है, जूनियर क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे कन्वर्जिंग बीम, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। मतलब एक जगह जहां पर रेज आकर के मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे उसको हम लोग कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। कन्वर्ज करने का मतलब एक जगह पर आकर के मिलना होता है। इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। एक जगह से अगर रेज जो है वो निकल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम इसे कहेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों पैरेलल बीम। हालांकि ये पैरेलल दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो मेरा फॉल्ट है। इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम, ठीक है। जब सेपरेशन इनके बीच में क्या रहे? हमेशा समान रहे, तो हम इनको क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम कहेंगे। कंफर्म बात है। आगे बात आती है मीडियम की। ये छोटे छोटे आपको डेफिनेशंस बता रहे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस बता रहे हैं जो कि आपको पहले से भी पता होगा, ऐसा हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मीडियम की बात करते हैं। तो यहाँ पे मीडियम का मतलब क्या है? कि जिससे लाइट ट्रेवल करता हो, ठीक है, या नहीं करता। मीडियम कहने का मतलब क्या होगा? कि जिससे लाइट ट्रेवल करता हो या नहीं करता। मीडियम कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मीडियम कहने का मतलब हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब, अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं कहिए, नहीं तो यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन होइएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज आगे भी पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर मीडियम कहने का मतलब आप मटेरियल समझ लीजिए, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है। तो मीडियम भी तीन तरह का होगा यहाँ पे, जैसा कि आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे। जैसे मीडियम क्या होगा? तीन तरह का होगा। कौन कौन सा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा और ओपेक होगा, ठीक है, ओपेक होगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या होता है? वह मीडियम जिससे लाइट बहुत लंबी दूरी तक जाए, बहुत दूर तक जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। जैसे एग्जांपल में क्लीन ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्लीन वाटर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गए। ऑब्जेक्ट नहीं कहिए, बार बार भुला जा रहा है मुझसे, ठीक है। दूसरी बात ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, है ना, और थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करे और उसमें भी उसका लाइट का इंटेंसिटी जो है, उसका ब्राइटनेस जो है वो कम होता जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट मीडियम कहेंगे। जैसे कि स्क्रैच्ड ग्लास हो गया, ऑयली पेपर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ट्रांसलूसेंट मीडियम है। और ओपेक कहने का मतलब कि जिसमें लाइट बिल्कुल भी ट्रेवल ना करे, एकदम आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो खुका के रह जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ओपेक मीडियम, ठीक है। ओपेक में क्या हो जाएगा? जैसे वुड मान लीजिए, ब्रिक्स मान लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है? ओपेक मीडियम है, ठीक है। तो अब इसको बहुत ज्यादा हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। द मीडियम, शॉर्ट में लिख लीजिए, द मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? द मीडियम through which light can travel a very short distance. Also, intensity of light gets reduced. और ओपेक कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे?
दिखाई दे रहा है? ठीक है, बड़ा बड़ा लिखेंगे। द मीडियम आपके वो बर्दाश्त कर लीजिए। थ्रू विच लाइट डज नॉट ट्रेवल, जिससे लाइट जो है वो ट्रेवल ना कर सके, जिससे लाइट जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सके। नोट करेंगे इसको, पॉज करें। चलो बच्चे आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। चलिए हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। लाइट का रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? लाइट का बाउंसिंग बैक। देखिए सिंपल सी बात है, हमने बताया आपको कि लाइट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, लेकिन जब उस लाइट के रास्ते में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा या कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा तो लाइट का कुछ पार्ट क्या होगा, अब ये डिपेंड करेगा कितना, 50%, 60%, 80%, 90%, 95%, चाहे जितना हो, मतलब कुछ पार्ट जो होगा उसका वो क्या होगा, वापिस सेम मीडियम में आ जाएगा। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए जरा समझते हैं कैसे 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 देखो समझते हैं। जैसे मान लो कि ये बच्चों हैं, ये है ग्लास, ठीक है, और अभी हम आपको ये कोटेड ग्लास दिखा रहे हैं, ठीक है, या अभी आपको कंफ्यूज कर जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं पड़े हैं तो, ठीक है। एक सिंपल सा हम लोग ये कर लेते हैं कि ये मान लीजिए बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, इसके नीचे क्या है, ग्लास है। एक लाइट रे आ रहा था यहाँ से, मस्ती में एकदम आ रहा था, गाना गुनगुनाते हुए यहाँ से ऐसे आया, ठीक, तो इधर क्या है, एयर है, और यहाँ पे इसके नीचे क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पड़ने के बाद क्या होता है, लाइट का कुछ पार्ट जो होगा वो वापस सेम मीडियम में लौट जाएगा, सेम मीडियम में लौट जाएगा। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, है ना, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है तो some part of light bounce back into the same medium, same medium कहने का मतलब फर्स्ट मीडियम कहने का मतलब कि जिस मीडियम में लाइट पहले से ट्रेवल कर रहा था इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने से पहले, है ना। दिस phenomenon of light is called as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर बात है? जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करो। आप इसको नाम भी देंगे बच्चों, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसको आप इंसिडेंट रे कहेंगे और इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इंसिडेंट रे कहने का मतलब कि वह लाइट जिसका इंसिडेंस हो रहा है, जो पड़ रहा है आकर के, जो लाइट पड़ रहा है आकर के, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, जो वापस जा रहा है, बाउंस बैक होकर के जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। तो जो आ रहा है उसको इंसिडेंट रे और जो जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे किसको, जो आ रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे किसको, जो जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात, ठीक है। आ रही बच्चों को समझ में? पक्का? ठीक है। चलिए अब यहां से रिलेट, यहां पर अब चूंकि रिफ्लेक्शन हो गया है तो कुछ कुछ टर्म्स हैं वो आपको जानने हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों, उसको भी जानना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चलो देखो, यहीं देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। मान लो कि इनका जो इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंट कहने का मतलब जो आना हुआ है वो एक पॉइंट पे हुआ जिसका नाम क्या है, ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ओ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर कहाँ पे है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इस वाले सरफेस पे, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ओ क्या है, यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यह क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना। तो यह नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, सरफेस के साथ। ओ एन नाम दिया इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल कहेंगे। क्लियर बात है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला नॉर्मल।
तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल एक बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप यहां से इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई। ये क्या है, ये बच्चों एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और दूसरी बात क्या है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर, यह क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर बात है, मिटाया जाए, जल्दी नोट कीजिए पॉज करके, और मिटाते हैं, आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, जल्दी। चलो बच्चों, आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको हमेशा याद रखने हैं, कोई ज्यादा झंझट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, नियम है, जहां पे रिफ्लेक्शन होगा वहां पर ये लॉज जो होंगे वो वैलिड होंगे। आते हैं बच्चों, देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ, ध्यान दो ध्यान दो, पहला लॉ कहता है बच्चों, पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, नंबर तो अपने देना। ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। बहुत सिंपल बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल मतलब आर। सिंपल सी बात, क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरी बात क्या होगा, मतलब आप यहां से लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरी बात समझने वाली, बोला कि पहले का समझने वाला नहीं था। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दो बच्चों, नॉर्मल एट द सरफेस, ये जो सरफेस है नॉर्मल तो इस पर है, लेकिन किस पॉइंट पे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यह तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। एक ही प्लेन में कहने का मतलब बच्चों एक ही सतह पे, एक ही सरफेस पे। जैसे कि एग्जांपल समझ लें, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो बच्चों ये वाला ब्लैक वाला है इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, और ये सपोज कर लो ये वाला क्या है बच्चों, नॉर्मल है। तो तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये दोनों एक प्लेन में हैं और ये वाला जो है ये वाला अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। या ये ऐसे है, ये नॉर्मल इस प्लेन में है और ये तो गिर गया भाई, और ये वाला ऐसे नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये तीनों के, क्योंकि ये दोनों तो एक प्लेन में आ गए बोर्ड वाले में, ये तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, तीनों के तीनों एक ही सतह पे रहेंगे, एक ही सरफेस पे रहेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। ये तीनों के तीनों क्या होंगे बच्चे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। तो ये दो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब जरा देखो ध्यान से समझो, क्या ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है? क्या जहां पे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसी के लिए वैलिड है? नहीं भाई, यह कर्व्ड सरफेस के लिए भी वैलिड है। देखो अगर रिफ्लेक्शन ऐसे सरफेस से होगा, अगर रिफ्लेक्शन ऐसे सरफेस से होगा बच्चों, ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन ऐसे सरफेस से होगा, देखो यहाँ पे ऐसे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है।
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तब यहां पर भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड होगा। लेकिन तब तो बात ये है कि हम कैसे जान गए कि ये इंसिडेंट रे आया तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर कैसे ट्रेस किया, इधर क्यों नहीं हो सकता है? तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, समझो समझो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहां पर हमको, यहां पर बच्चों यहां पर हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहां पर हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद फिर क्या होगा, इस टेंजेंट पर जो नॉर्मल होगा, जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यही ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वही तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो हमको नॉर्मल कहाँ पे इंसिडेंट करना होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो नॉर्मल कहाँ कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो नॉर्मल ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना है, पहले टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है किसी भी कर्व पे आपको, अगर कोई भी कर्व है बच्चों, ये कर्व है सपोज कर लो, और आपको मान लो कि इस पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट पी पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फिर टेंजेंट पर जो नॉर्मल होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, या टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस पर जो परपेंडिकुलर होगा यही क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। तो ये वाला हो जाएगा बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट, इसको जरूर देखें, जरूर समझें। क्लियर बात है, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑल्सो वैलिड फॉर रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस, है ना। ऑल्सो वैलिड फॉर रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन जब होगा तब भी हम लोग जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के जो दो नियम हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वहां पर भी वैलिड होंगे। क्लियर बात है बच्चों? समझो इसको बढ़िया से और नोट करेंगे। चलिए हम मिटाते हैं इसको, पॉज करके आप लोग नोट करेंगे। एक और स्पेशल केस पे आते हैं हम लोग, जल्दी 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 जल्दी। एक देखो बच्चों, बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, स्पेशल कॉन्सेप्ट में देखेंगे यहाँ पे। देखो, अगर सपोज कर लो लाइट, ये सपोज कर लो सरफेस है, और इस सरफेस पर लाइट पड़ रहा है एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधा ऐसे आया। अब क्या होगा बच्चों, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बताओ कितना होगा, सोचो। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल यहां से नॉर्मल कहने का मतलब क्या होता है सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो बताओ बच्चों, इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को ही तो हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो हाँ कि ना? तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बच्चे, 0 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लाइट जो है वो सिंपली ऐसे रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चे, 0 डिग्री। क्लियर बात? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री कैसे होगा मेरे भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। तो इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो दोनों तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, पैरेलल हो गए, तो एंगल तो 0 डिग्री होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? तो नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ता है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, 0 डिग्री होते हैं। क्लियर बात है? आएंगे समझ में? नोट कीजिए यहां तक जल्दी से। चलो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत?
नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। चलते चलते हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन होगा बच्चों यहाँ पे, एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, जब कोई प्लेन सरफेस होता है ना, जब कोई प्लेन स्मूथ सरफेस होता है, कोई जरूरी नहीं प्लेन, मतलब स्मूथ सरफेस रहे, तो इस पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट होता है, लाइट रेज अगर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हमें एक रेगुलर पैटर्न मिलता है रिफ्लेक्टेड रेज का। ठीक है, एक रेगुलर, देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, इंसिडेंट रेज, और ये तीनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज। तो एक रेगुलर पैटर्न मिलता है हमें रिफ्लेक्शन का या रिफ्लेक्टेड रेज का। इनको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, अगर बच्चों ये रफ है, सरफेस कैसा है, रफ है, तो इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा, ये बीपीएल रहेगा, बिना पेंदी का लोटा। बीपीएल कहने का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाला नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये होगा इस तरह से। ठीक है, कोई ठौर ठिकाना इसका नहीं है किधर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, पिच एकदम बढ़िया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप बॉल डालेंगे तो क्या होगा, एकदम उसका सही से रिफ्लेक्शन होगा, वहां से बाउंसिंग बैक होगा, बाउंस करेगा वहां से। ठीक है, लेकिन वही सपोज कर लो कि खेत में आप लोग खेल रहे हैं, अभी अभी गेहूं कटाया है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है चारों तरफ। ठीक है, तो बॉल गजबे का स्विंग कटेगा, ठीक है, इधर फेंक रहे हैं तो जाएगा उधर। ठीक है, बैट से बिना लगे हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन या और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए डेफिनेशन हम लिख देते हैं, पॉज करके आप लोग नोट करें। चलो बच्चों, तो ये मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है नीचे में कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस वी गेट रेगुलर पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब लाइट किसी रफ सरफेस पर पड़ता है तो हम लोग इरेगुलर पैटर्न पाते हैं, किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का। और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर होगी तो आप बताएंगे, समझ में भी आया होगा तब भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी का जो काम है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट की, इमेज की, और प्लेन सरफेस से या प्लेन मिरर से आप लोग कह लें, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे। हालांकि उस वहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जो रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस जरूर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे, दो चार, है ना, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करके आएंगे, रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और तब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।